नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भाभी उपन्यास का तीसरा अध्याय। बड़े भैया नौकर हो गए। इस पर भैया देवधर और छोटी भाभी, मजले भैया और मोहल्ले टोले वाले सब को बुरा लगा। कई लोगों ने उन्हें समझाया। मजले भैया ने तो बार बार कहा, पर वे माने नहीं। मैंने कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी अवस्था देखकर मुझे उनका यह कार्य उचित नहीं लगा। तो भी न जाने क्यों उन्होंने अपने आप को इस नए रास्ते पर डाल दिया। उन्होंने सबको अपनी बातों के आगे निरुत्तर कर दिया। वे कहने लगे, जीवन को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें भी तो परिवर्तन की आवश्यकता है। एक रास्ता में स्वाद कहाँ, मैं यह अनुभव कर चुका हूँ। एकांत में बैठकर भाभी ने पूछा, परंतु यह नौकरी निभेगी कैसे? इतनी दूर चलकर जाना और फिर लौटकर आना हो सकेगा? क्यों ना हो सकेगा? जीवन को किसी ना किसी उपयोग में तो लगाना ही है। श्रीधर की चिंता है सो मैंने तय कर लिया है, रही बीनू सो वह कितने दिन की है। कहकर वे मौन हो गए। भाभी को उनके संकेत समझ में न आए। उन्होंने जिज्ञासा की, क्या क्या कहते हो? यही कह रहा हूं कि आने जाने की अड़चन से छुटकारा पाने के लिए और यूं भी श्रीधर के लिए बहू लाकर उसकी गृहस्थी जुटा देना जरूरी है। भैया, तब तक हम लोग यही हैं, उसके बाद आने जाने का सवाल हल हुआ समझो, वहीं चलकर रहेंगे। एक घर देवदर ने संभाल लिया, दूसरा श्रीधर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएंगे। भाभी, परंतु इस खटराग की आवश्यकता ही क्यों है? तुम्ही लोगों के लिए। भाभी इससे कुछ कर्कश होकर बोली, ऐसी ही तो हूं, मेरी फिक्र है, मेरे ही लिए सब काम होते हैं। भैया, पराई रोटियां और किसे चुपती हैं? मैं तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का मानने वाला हूं। जीवन निठल्लेपन में ही गुजार दिया। भाभी, भगवान ने मुझे ही तुम्हारी तरह सुबुद्धि दी होती तो, हाँ दी होती तो इस तरह की जरूरत ना पड़ती। तो फिर मैं ही सब संकट की जड़ हूं। मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? क्यों नाहक मेरे पीछे पड़े हो? जहां जिसकी इच्छा हो रही है, जो जिसके जी में आए करो, मुझे व्यर्थ में क्यों लपेटे हो? कहकर भाभी फफक फफक कर रोने लगी। भैया, ये दोष देना नहीं है, तुमने एक अवांछित स्थिति से मेरा उद्धार किया है। मैं भला क्या उद्धार करूंगी? नहीं, सच, तुमने मुझे उस बात के लिए चेताया जब मैं जीवन भी उसे भूले रहा हूं। व्यर्थ बातें ना बनाओ। अगर मेरे सर्वस्व त्याग से तुम्हारे अजगर बने रहने की संभावना हो तो मैं तुम सब लोगों के मार्ग से हट जाऊंगी। भाभी आंचल में मुंह छिपाकर जाने को उद्यत हुई, तभी भैया ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और कहा, तुम्हारा यही आचरण मेरे लिए असहनीय हो उठता है। आग लगाकर तुम उसे बुझाने को दौड़ती हो। भाभी हाथ को झटक कर, छोड़ो, मैं तो आग लगाती हूँ, तुम पानी बरसाते हो, बरसाओ, खूब बरसाओ। परंतु यह तुम्हारी ही तो प्रेरणा ना थी क्या? मेरी प्रेरणा बिना कुछ होता भी है? भैया, इसकी तो आशा भी नहीं कि सब कुछ किसी एक ही व्यक्ति की प्रेरणा के अनुसार हो। भाभी, मैं चाहती भी नहीं। इस लंबे विवाद का अंत मैंने ही किया। मैंने सामने आकर कहा, भाभी, मूली और आलू गोभी के साथ कोई दाल भी होगी? और नमक शायद तो बिल्कुल नहीं है। भाभी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु उठकर मेरे साथ चल दी। भैया ने भी उन्हें रोका नहीं। इस घटना के तीसरे ही दिन संध्या समय बड़े भैया ने मझले भैया को बुलाकर कहा, देखो श्रीधर, वह जो गंगाचरण की लड़की है सो तो तुम्हारी देखी भाली है। हाँ है तो, मझले भैया ने कहा। बड़े भैया, तो यही कि मैंने उसके पिता से तुम्हारे विवाह की चर्चा की थी, वे तैयार है। सो भैया, अब तुम्हारी भावरे मुझे इसी अगहन में डाल देनी है, परंतु मैं तो विवाह के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। मजरे भैया कहकर एक और खड़े हो गए। बड़े भैया कुछ देर चुप रहकर निश्चय के दृढ़ स्वर में बोले, लेकिन उसमें पड़े बिना भी तो उद्धार का कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं जाकर कटरा के आसपास कहीं रहूंगा। देवधर अलग है, तुम्हें ही इस घर में रहना है, यही समझकर मैंने एक ही पौड़ी कर दी है। भैया श्रीधर की गंभीर उदासी और चिंतित आकृति से जो कई दिन तक उनके चेहरे पर बनी रही, मैं मन ही मन बड़ी दुखी थी। जैसे वे असमंजस के भंवर में डोल रहे हों, जैसे उन्हें किसी रिश्ते का बलवान सहारा न मिल रहा हो। उनके कमरे को बुहारते समय अध जला एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में पड़ गया। ये कौन से कागज जल गए, यह देखने के लिए मैंने उसे उठा लिया। ना जाने कब का लिखा मजली भाभी के पत्र का वह अंश था। मालूम पड़ता है अपनी स्वर्गीय पत्नी की स्मृति को वे अब तक सुरक्षित किए हुए थे। उसी स्मृति चिन्ह को आज उन्होंने दीपक की भेंट कर दिया। मेरी आंखों के सामने उनके हृदय की अनेक करुण मधुर भावनाएं साकार हो गई। जी में आया कि थोड़ी देर बैठकर जी भरकर रो लूं। पत्नी के मरने के बाद उनका चेहरा कभी इतना विवर्ण देखा नहीं गया था।
प्रतीत होता है कि एक भयानक संघर्ष उनके जी में चल रहा था, किंतु घटनाओं के चक्र को किसने रोका है। विवाह हो गया। एक 16 वर्ष की वधु और घर में आ गई। उम्र में 1 वर्ष छोटी परंतु संबंध में बड़ी अपनी उस नवीन भाभी को पाकर मैं एक नई दुनिया का अनुभव करने लगी। बड़ी भाभी ने नवागत वधु को संबोधन करके कहा, लो इस घर बार को संभालो, मैं इस गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते इसी उम्र में बुढ़ा गई। कुछ दिन इससे छूट जाऊंगी तो सुख की सांस ले सकूंगी। मजली भाभी ने सुशील और सुशिक्षित वधु की तरह उत्तर दिया, परंतु जीजी आपको छोड़ने ही कौन देगा। बड़ी भाभी, छोड़ने की बात जाने दो, कहो रोक ही कौन लेगा। उनके जी में जाने की आ गई है तो हम जाएंगे ही। अब तक लौंडी बांदी की तरह बहुत काम कर लिया है, परंतु सबकी नजर में राज ही करती रही हूँ। सो अब कुछ दिन राजपाट छोड़कर गरीबों का जीवन भी जी कर देख लूं। मजली भाभी, परंतु जीजी। बड़ी भाभी, उसे छोड़ो, 2-4 दिन में घर गृहस्थी में पलट जाओगी, तब जी लगा रहेगा। फिर तुम्हारी देवरानी तो पास ही रहती है, शायद वही खिंचकर आ जाए। आ भी क्यों ना जाएगी, एक मैं ही तो जहर की पुड़िया हूँ, मेरे पास कोई क्यों आए। मजली भाभी, नहीं दीदी, यह सब कैसे हो सकता है। हो क्यों नहीं सकता, होनहार को कौन रोक सकता है, वह होकर ही रहेगा। धीरे धीरे निश्चय हो गया कि भैया चले ही जाएंगे। क्या ले जाएंगे और क्या नई बहू के लिए पुराने मकान में छोड़ जाएंगे, यह सब शायद बड़ी भाभी ने सहेज लिया। तभी तो 2-3 दिन बाद ही उन्होंने कुंजियों का गुच्छा, जो सदा उनके आंचल में झूलता रहता था, जो उनके गृह स्वामिनी होने के सबूत था, नई बहू को सौंप दिया। इतनी तटस्थता, इतने वैराग्य से उन्होंने कभी लोहे की इन चाबी को देखा न था। आज वे एक बड़े भार को जैसे अपने कंधों से उतारकर अलग हो गई। मेरी गौने की बात थी, परंतु उसमें एक विघ्न आ पड़ा। मेरे ससुर के परिवार में एक गमी हो गई। गौने का मुहूर्त टल गया, परंतु मैं कहाँ रहूं, यह प्रश्न शायद बड़े भैया के मस्तिष्क में घूम रहा था। अपने कर्तव्य के प्रति वे सदा से सतर्क रहे हैं, यद्यपि नौकरी या अन्य कोई कामना करके सदा उनकी गिनती निठल्लों में ही होती रही है। बड़ी भाभी के नजदीक तो उनका जीवन दास्ता की सतह से शायद ही ऊंचा रहा। मालूम पड़ता था भैया मेरे लिए कुछ निश्चय नहीं कर सके हैं। अपने साथ ले जाकर बड़ी भाभी से मेरा मोर्चा लगवाना वे शायद पसंद ना करते हों, या नहीं बहू के साथ छोड़ देने में मेरे मन की भावनाओं को ठेस लग सकती है, यह सोचते हों। उनके मन की बात तो मैं कैसे कह सकूं, परंतु हाँ, कुछ इस तरह का असमंजस पड़ रहा था। मेरे लिए बड़े भैया ने सदा इसी प्रकार गंभीरता से सोचा है, सदा ऐसा ही प्रयत्न किया है कि मैं सुखी रह सकूं। घर में सबके ऊपर नियंत्रण रखने की दृढ़ता दिखाकर भी उन्होंने सदा मुझे स्वच्छंदता दे रखी थी। लड़कियां तो 4 दिन की मेहमान है, उनका मन क्यों मारा जाए, यह कहकर उन्होंने सदा मुझे भाइयों से अच्छी तरह रखा। उनके इसी असीम स्नेह के कारण मैं भी उनके हृदय के बहुत समीप पहुंच सकी हूँ। उनके हृदय की उथल पुथल को मैं जैसे बहुत जानती हूँ। मेरे संबंध में उनका अंतिम निर्णय इस बात का सबूत है कि वह उनके मस्तिष्क को बेचैन किया था, परंतु निर्णय एकदम असंभावित होकर भी मेरे मनानुकूल हुआ। भैया ने कह दिया बीनू अपनी छोटी भाभी के साथ रहेगी। बड़ी भाभी के सामने उनका यह प्रस्ताव अनुचित था, जो उन पर कटुता का लांछन लगाकर अलग जाकर रही है, जिसने उनके बड़प्पन की अवहेलना की है, जिसने चलती हुई गृहस्थी में इतने बड़े परिवर्तन को उपस्थित किया है, जिसने वृद्धावस्था में बड़े भैया को रोजी तलाश करने के लिए घर बार छोड़ने की नौबत ला दी है, उसी को क्यों इतना बड़प्पन दिया जाए कि दुनिया कहने लगे कि बेचारी भतीजी और ननद दोनों को रखती है। बड़े भैया और मझले भैया से इतना भी ना हुआ कि 2-4 महीने बहन को ही रख लेते। यही सब सोचकर बड़ी भाभी ने कहा, मैंने तो सब तैयारी कर ली थी, सब लोग वहीं चलते, परंतु यदि यहीं रखना है तो नई बहू के पास ही क्यों ना रखें, यहाँ कोई भी है नहीं, बहू को कुछ मालूम भी नहीं है। भैया ने विवाद नहीं उठाया, बोले अच्छी बात है, जैसा समझो कर लो। आगे कोई बात ना चली। इससे यही निश्चय प्रतीत होने लगा कि मुझे कहीं आना जाना नहीं है, नई बहू के साथ ही रहना होगा। परंतु जब बड़ी भाभी के जाने का समय आया और सामान गाड़ी पर रखा जाने लगा, तब नई बहू ने आकर कहा, जीजी खाली गांव का राज्य लेकर मैं क्या करूंगी, छोटी बहू को जो कुछ मिला लेकर अलग हो बैठी, बाकी आप लिए ही जाती हो। टूटी खाटे और फूटे कटौते किसके लिए छोड़े जाती हो, इन्हें भी लेती जाओ ना। बड़ी भाभी वज्राहट सी खड़ी सुनती रही। उनका चेहरा जल भुनकर राख हो गया, परंतु मुंह से एक शब्द भी ना निकला। नई बहू की एक बात कहना भूल गई। मेरा जी होता था कि उनकी ओर से इतना मैं और जोड़ दूं, और ऊपर से खाने को एक धिंगड़ी भी छोड़े जाती हो। बहुत देर से में सांस लेकर बड़ी भाभी ने कुछ कहने का उपक्रम करना चाहा। वे बोली, बहू यह कहती क्या हो, ये संदूक और यह सामान पड़ा है, जिसमें रकम समझती हो रख लो, मैं मांग कर खा लूंगी। तुम समझती हो बड़ी बहू संपत्ति छिपाए लिए जा रही है, मैं धन की ऐसी भूखी नहीं हूँ, अगर होती तो आज तुम्हें इस देहरी के दर्शन भी ना होते। नई बहू ने उसी प्रकार शांत भाव से कहा, मुझे तलाशी थोड़ी ही लेनी है, मैं तो कहती हूँ जीजी
उन्होंने इतने दिनों से कमाया, सबके मुंह से यही सुन रही हूँ। वह सब गया कहाँ? बड़ी भाभी, तुम्हें तलाशी नहीं लेनी तो देवर से कह दो, सब वस्तु संभाल लेंगे। मझले भैया देर से कहीं बाहर गए थे, बड़े भैया भी घर में ना थे। वे गाड़ी के पास खड़े राह देख रहे थे। इस आकस्मिक कांड का किसी को गुमान भी ना था। सामने से मझले भैया को आते देखकर नई बहू ने तो घूंघट काट लिया और बड़ी भाभी उनके सामने चुनौती सी देती हुई बोली, लाला जी, लो, यह सामान पड़ा है, अच्छी तरह देख लो मैं क्या क्या लिए जाती हूँ। तुम्हारी बहू के लिए घर में टूटी खाटे और फूटे कटौते छोड़कर तो मैंने सभी कुछ बांध लिया है। मेरा अनुमान गलत था, किसी को इस घटना का गुमान भी ना होगा, पर देखती हूँ कि नई बहू की उनसे बातचीत हो चुकी थी और संभवतः उनसे रुष्ट होकर ही उन्होंने यह प्रहार करने का सुयोग निकाल लिया था। मझले भैया ने कहा, भाभी, यह क्या कहती हो? यह घर किसका है? यह सामान और किसका है? तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहे जो चीज ले जाओ और चाहे जो छोड़ जाओ। फिर तुम जा ही कितने दिनों के लिए रही हो? यह सुनकर बड़ी भाभी के हृदय का बांध खुल गया। वह बहुत तेज रो पड़ी। मुझे भी रुलाई आने लगी। मझले भैया ने फिर कहा, भाभी, तुम बड़ी हो, हमारी माता के समान हो। नई बहू इस स्नेह के नाटक को बर्दाश्त न कर सकी। वे अपने पैर झमझमाती हुई घर के भीतर चली गई। उनके चले जाने के बाद भी उनके रोष की छाया उस स्थान को शुद्ध किए रही। बड़ी भाभी ने अपने को रोककर कहा, लाला जी, हम सब एक हैं, पर बहू के लिए तो जब तक वह कुछ दिन रह ना ले, यह नहीं सोचा जा सकता है। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। भैया, नहीं भाभी, यह भी कोई समझने की बात है क्या? इतना नहीं समझती हैं? समझती तो ऐसी बात कभी मुंह से ना निकालती। भैया, मैंने तो पहले ही मना किया था। भैया ने नहीं माना, उसका फल सामने है। मेरा तो सिर नीचा हुआ जाता है। भाभी, तुम मुझे क्षमा करो। भाभी, तुम जुग जुग जियो, मेरी आत्मा तुम्हें असीसती है। तुम्हारा कोई अपराध नहीं लाला जी, अपराध तो बहू का भी नहीं। वह ठीक ही कह रही है। मुझे क्या अधिकार है कि जीवन भर यहाँ और खर्च बढ़ाया जाए और अपने साथ साथ सजा सजाया सामान भी ढोकर ले जाऊं? भैया, बस करो भाभी, बहुत हुआ। अब मुझे आज्ञा दो, सामान ले चलकर गाड़ी पर रखूं। भाभी, पहनने के कपड़ों को छोड़कर मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं कहो, मैं ये ठीक कह रही हूँ। बहू को यह जतला देने का यही उपाय है कि मैं कुछ ना ले जाऊं। इससे वह यह समझ लेगी और यह घर भिन्न नहीं है। और अधिकार क्या है यह सब कहने सुनने और समझने का उसे? भाभी, अधिकार की बात नहीं बतानी पड़ती, उसकी तो स्वतः स्फूर्ति होती है। भाभी ने बक्स खोलकर अपने बड़े भैया के और बच्चों के कपड़े निकाल दिए। उन्हें यह पोटली में बांध लिया। बक्सों की चाबियां मझले भैया के आगे पृथ्वी पर फेंक दी और कहा, ये लेकर बहू को दे देना, देर हो रही है। मझले भैया चाबी वापस फेंक कर बोले, ना ना भाभी, ये क्या करती हो? कहीं ऐसा हो सकता है किसी के कहने से तुम अपना अधिकार छोड़ दोगी? तुम्हें मेरी सौगंध। अच्छा लाओ, मैं बहू को ही संभला देती हूँ। कहकर भाभी ने चाबी ली और भीतर की ओर रोकते रोकते चली गई। बहू किवाड़ों के पास खड़ी थी। उसके ऊपर चाबी का गुच्छा फेंकते हुए बोली, लो बहू, सब सामान संभाल लेना। मैं खुद ही अंधी होकर सब कुछ बटोरे लिए जाती थी। बहू कुछ ना बोली, चाबी पैर से ठुकराकर खड़ी ही रही। इधर मझले भैया कह रहे थे, मेरा मरा मुंह देखो भाभी, अगर तुम मुझे रोको मैं कल ही सब सामान वहां डाल आऊंगा। भाभी, नहीं लाला जी, तुम्हें अपने बड़े भैया को बुरा देखना पड़े जो तुम इस बात को बोलो भी। मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि वे किस प्रकार गृहस्थी चलाते हैं। भूखों तो मरने से रही, ऐसी नौबत आने से देरी पर आना है। अपनी चीज अपने घर छोड़े जाते हुए मुझे रंच मात्र का भी विचार नहीं हो रहा। मझले भैया, भाभी, यह मेरे ऊपर अन्याय है। मेरे हृदय को जलता हुआ छोड़ जाने का तुम्हें अधिकार है। भाभी ने कुछ नहीं सुना। वे जल्दी जल्दी चलकर गाड़ी पर जा बैठी। मझले भैया वहीं पृथ्वी पर बैठ गए। उनके मुंह से इतना ही निकला, उफ। बड़ी भाभी सब कुछ छोड़कर विजय श्री से उज्जवल हो उठी और मझली भाभी सब पाकर भी बुझी हुई राख की भांति मलिन हो गई। ऐसा मालूम पड़ा जैसे उनके मुख पर किसी ने कालीमा पोत दी हो। उस संध्या को किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। मेरी एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि मैं अपने कमरे से निकलकर घर में फैली हुई निस्तब्धता को भंग कर दूं। उस दिन मझली भाभी भी अपने पैरों के आभूषणों की झनकार को मौन में लपेटे हुए धीरे धीरे जाकर पड़ी रही। कोई किसी से बोला नहीं।